लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने स्ट्रिंग पुली सिस्टम किया था। हाँ सर, उसके 3 केसेस किए थे। उसके 3 केसेस किए थे, होमवर्क भी दिया था। हाँ सर, यस सर। असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 और एससी वर्मा की बुक से भी दिया रहा होगा। नहीं सर, HC वर्मा नहीं है। बुक से यस नहीं। सर। ठीक है। असाइनमेंट 1 में डाउट्स हैं, कर लिया सबने? सर 1 to 9 का आंसर बताना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, 1 to 9 में कुछ कैलकुलेट नहीं करना होगा, वो तो फ्री बॉडी डायग्राम होगा। यस सर। हाँ तो वो प्रैक्टिस है, उसके कुछ आंसर नहीं होते हैं, वो तो आपका आई मीन ये करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। उसमें आगे डाउट्स है? हाँ सर। बोलो कौन कौन से क्वेश्चन। सर 14। 14 और 16। 16 और 23। 14 16 23 और असाइनमेंट 1 में और डाउट्स? सर 18। 19, 26 और 28। 18 भी सुना, 19 26 28। सर 24। बाप रे, सब मैं ही बताऊं? और कुछ ऐड करना है किसी को? नो सर। और सर 29 का एक फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए था, ओके, थोड़ा कंफ्यूजन था। तो 29। तो चलो पहले ये डाउट्स कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14। सर हाँ, सर आपने HC वर्मा में से होमवर्क दिया था सर? मैं भी बोला दिया था, तुम ही लोग बोल रहे हो नहीं दिया था। नहीं सर, दिया था 1 to 12 एंड 22 to 30 का। तो कौन तुम ही लोग बोल रहा है नहीं दिया था नहीं दिया था? मुझे याद है दिया था। सर आपने बाद में अलग से एक मैसेज भेजा था कि HC वर्मा का भी करना है। हाँ मैसेज किया था, होमवर्क में मैसेज ग्रुप में किया था मैंने हाँ होमवर्क। सर। उसमें भी डाउट्स हैं? हाँ सर। ये भी लिखा होगा मैंने कि पहले एससी वर्मा की होमवर्क कर लो, बाकी उसके बाद ये करना। हाँ सर, HC वर्मा करनी है। हाँ, ऐसा लिखाया था मैंने, बट पता नहीं तुम लोग होमवर्क भी देखते हो नहीं देखते हो, मुझे नहीं पता। सर पहले करने का तो नहीं बोला था, रेन बोला था अलॉन्ग विद असाइनमेंट HC वर्मा भी करना। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14। किसने पूछा? बोलो बोलो, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं। 14 किसने पूछा था? डरने की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन है 14। हाँ सर। सिमिलर क्वेश्चन मैं क्लास में कराया हूं, अगर आपको याद होगा तो। याद है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जैसा कुछ था उसमें। हाँ सर। सिमिलर क्वेश्चन था, फिर भी आप लोग, और इससे डिफिकल्ट था, ये तो इजी है उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एंगल दिया हुआ है, उसमें एंगल कैलकुलेट करना था। एनीवे, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन एट ए, होगा? बोलो। यस यस सर। सर। ये होगा नॉर्मल रिएक्शन एट बी, और ये होगा इसका खुद का वेट। mg, ये 3 वेक्टर है। यस सर। तो फ्री बॉडी डायग्राम समझ आया?
Yes, sir. अब देखो, लामीज थ्योरम बताया था तुम लोगों को मैं, ऐसा कुछ नो सर। नहीं बताया था, कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, होगा। यस सर। एन ए का कंपोनेंट इधर ये होगा एन ए साइन 60, दैट Yes, इज sir. √3/2 एन ए। एन बी का ये वाला कंपोनेंट एन बी साइन 30, दैट इज एन बी बाई 2। एन ए का इधर वाला कंपोनेंट एन ए कॉस 60, दैट इज एन ए बाई 2 प्लस एन बी कॉस 30, दैट इज √3 एन बी बाई 2, होगा। Yes, sir. अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करूं तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होने के लिए √3/2 NA शुड बी इक्वल टू NB/2। तो यहां से मुझे मिल गया NB इज √3 टाइम्स NA। ये एक आंसर होगा विच इज ऑप्शन बी। Yes, sir. और बी हो गया मतलब ए नहीं होगा। Yes, sir. दूसरा, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए NA/2 प्लस √3/2 NB शुड बी इक्वल टू mg, है ना। Yes, sir. सो NA प्लस √3 NB डिवाइडेड बाय 2, दिस इज mg, होगा ऐसा। NB का ये वाला वैल्यू यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये टर्म दिख रहा है √3 इंटू √3 3, 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, सो 2 NA इज mg, सो NA इज mg/2, हाँ या ना। Yes, sir. तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। NB इज √3 टाइम्स NA, तो ऑप्शन डी फिर रॉन्ग हो गया। तो दो करेक्ट ऑप्शन होंगे बी एंड सी। क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़ूं? यस। नेक्स्ट कौन सा पूछा था? 14 के बाद 16। ओके, 16 देखता हूं, तब तक तुम लोग लिखो, मैं 16 क्वेश्चन। सर मुझे 15th वाले में भी एक डाउट था कि उसका फ्री बॉडी डायग्राम में मास का कंपोनेंट क्या रहेगा। किसका? 15th। मास का कंपोनेंट क्या होता है? मास स्केलर क्वांटिटी है। नहीं सॉरी सर, वेट का कंपोनेंट, क्योंकि वहाँ पे 3 मासेस दिए हुए हैं, और तो लाइक टॉप वेट के कंपोनेंट क्या रहेगा दोनों बॉटम वेट्स पे, वो कैसे कैलकुलेट हाँ करें? सर 15 वाला। चलो बाद में देखेंगे उसको, शुरू में बताया नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। When F1, F2, F3 are acting on particle of mass small m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, the particle remain stationary. तो पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट मतलब F2 और F3 का कॉमन सेंस है, F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा
वो F1 जरूर कैंसिल करेगा। Yes, sir. पक्का? मैं वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो ऐसा लिख सकता हूं, F1 प्लस F2 प्लस F3 दिस इज इक्वल टू 0। होगा ऐसा? हाँ बोलो। सर। नाउ इफ F1 इज रिमूव्ड, तो F1 जब रिमूव्ड हो गया तो नेट फोर्स क्या हो गया? F2 प्लस F3 Yes, sir. डिवाइडेड बाय मास m, यही एक्सेलरेशन होगा। कब? when F1 is removed। कोई डाउट? No. नो डाउट। तो इक्वेशन 1 से F2 प्लस F3 को माइनस F1 लिख सकते हैं। बोलो। यस सर। हाँ सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड अपॉन m, दैट इज ऑप्शन ए आंसर। कोई डाउट किसी को? No, sir. पक्का? यस सर। Yes. नेक्स्ट 18th। आगे बढ़े? कॉपी कर लिया? सर हाँ, सर एक 17th भी डाउट है। पूछ रहा था तो उस समय कुछ मतलब कितनी बार पूछा डाउट्स बताओ तो कुछ नहीं बता। अभी 15 भी याद आ रहा है, 17 भी याद आ रहा है। जरा सोच के देखो मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा। 14 भी पूछा किसी ने, 15 पूछा, फिर 16 भी है, 17 भी बोल रहे हो, 18 भी है, 19 भी है। इसको डाउट कहते हैं क्या? तो इससे बेटर होता मैं बेकार होमवर्क दिया, मैं ही बैठ के सारे सॉल्व कर देता। पढ़ने का मतलब एक सीख लो सब। ये इस तुम लोगों को लगता होगा कि इसको पढ़ाई कहते हैं, बट बिलीव मी इसको बिल्कुल पढ़ाई नहीं कहते हैं। कि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं आया, टिक लगा लिया, सोचा सर से या किसी से पूछ लेंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर टिक लगा लेंगे, मतलब हो गया। बिलीव मी कुछ नहीं सीखे इससे। सीखते कब है मैं फिर बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूँ। कोई क्वेश्चन अगर आप इतनी बार अटेम्प्ट किए हो कि सोते जागते उठते तुम्हारे दिमाग में वही घूम रहा है कि वो क्वेश्चन नहीं हुआ, नहीं हुआ, ऐसे किया वैसे किया, अगर इस लेवल का दिल से मेहनत कर लिए हो, उसके बाद जो बचता है वो डाउट है। वो अगर पूछोगे और कोई टीचर हिंट देगा या थोड़ा सा भी सॉल्व करेगा, कहोगे हाँ सर हो गया, तो उस वो हुआ सीखना। और ये तो केवल पेज भरने की कहानी है। तुम समझ लो, मैं तुम्हें लग रहा होगा अभी मेरी बातें थोड़ी बुरी, बट ये फैक्ट है। ऐसे नहीं पढ़ाई करते। ऐसे स्कूल में काम चल जाता था, जहाँ डिफाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, डिफाइंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वही था वही पूछा जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको खुद के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है। तो ये तरीका तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, टिक मार लिया, सर से पूछ लेंगे, मुझे क्या है, मैं तो बता दूंगा, मेरे लिए सब 2 मिनट का काम है। लेकिन इससे सीखोगे नहीं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है तो तुम्हें थ्रू आउट द डे हॉन्ट करना चाहिए वो क्वेश्चन। क्या ऐसा होता है? अपने मन से पूछो कि उठते जागते सोचते खाते बैठते वो बेचैनी चलती है कि ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो रहा है मतलब तुमने दिल से एफर्ट लिया ही नहीं है। दिल से अगर एफर्ट लोगे तो ये तुम्हारे अंदर खुद ब खुद होगा। तुमने एकदम हैम हैंडेडली लिया, कुछ किया, कुछ हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। इसको एफर्ट मारना थोड़ी ना कहते हैं। ये तो जस्ट गवर्नमेंट जॉब के जैसा, होमवर्क किसी ने दिया स्कूल में देता था, वो जस्ट एक खाना पूर्ति करना है, एक डिसिप्लिन में है कि मुझे होमवर्क करना है तो कुछ कर लिया, टिक मार। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना यही होगा। इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इससे तुम 200 असाइनमेंट कर लो, कुछ नहीं होगा।
क्वेश्चन को इस कंसंट्रेशन के साथ तुमने अटेम्प्ट किया अगर होगा, जिससे कि तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने पर दिन रात हॉन्ट करता है उसमें ऐसा, क्योंकि देखो मैं कोई भी क्वेश्चन, देखो एक बात सीखो, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो दो ही बात होगी, पहला या तो पढ़ाया गया है या नहीं, पढ़ाया गया है, अगर नहीं पढ़ाया गया है तो मैं अभी सॉल्व करूंगा, तुम मुझे बता दो कि इसमें से कोई भी एक ऐसा इक्वेशन, कोई भी एक ऐसी थ्योरी है जो तुमको पहले से नहीं मालूम है। अगर ये है फिर तो तुम्हारा पूछना बनता है। और अगर मेरे सॉल्व करने के बाद तुम्हें लग रहा है इसमें कोई नई थ्योरी नहीं आई है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे पहले से नहीं मालूम है, इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट अपने पूरे एफर्ट के साथ नहीं किया है। जैसे ठीक है, मैं 5 मिनट तुम्हें भाषण सुनाऊंगा, लेकिन सीखो, ये यही काम देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, आपने पूछा, मैंने बताया, आप खुद सोचिए इसमें कोई एक ऐसी चीज है जो आपको पहले से नहीं मालूम थी? मुझे सॉल्व करते हुए देखा, तुम लोगों ने कॉपी किया, तुम लोग खुद बताओ कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें पहले से नहीं मालूम है इसमें? बोलो। नो सर। इसका मतलब इसका सॉल्व नहीं होना फिजिक्स का इशू है ही नहीं, क्योंकि जितना फिजिक्स चाहिए वो तुम्हें आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हूं मैं? यस सर। अब है सॉल्व क्यों नहीं हुआ? तो सॉल्व इसलिए नहीं हुआ कि थ्योरी जानते हुए भी उस थ्योरी को अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल मेरे अंदर नहीं है। यही फैक्ट है ना? हाँ सर। अगर मेरे सॉल्व करने के बाद तुम्हें दिख रहा है कि इसके लिए कोई नया साइंस, नई थ्योरी नहीं चाहिए, इसका मतलब है कि जो मुझे मालूम है उसी को मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो फिजिक्स की गलती नहीं है, फिजिक्स हो गया, उतना आपको आ रहा है। अब अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या तो अप्लाई करते वक्त हम लोग एक गंदे हैबिट में बैठे हुए हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने वाला, जो मैं पहले क्लास से कह रहा हूं, वो मेथड ऑफ लर्निंग खत्म है, उससे कुछ नहीं सीखोगे। तो अगर आप सोचना चाहोगे ही नहीं तो सोचने का स्किल कहाँ से डेवलप होगा? तो सोचना चाहोगे या नहीं ये कैसे पता चलेगा? जैसे कोई एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो वो तुमको हॉन्ट करना चाहिए कि यार इसमें ऐसा कोई थ्योरी, कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो मुझे नहीं आता है, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वी आर नॉट यूटिलाइजिंग आवर ब्रेन इन द वे वी शुड हैव। और वो जितना ज्यादा ऐसे थ्योरम ऐसे पढ़ोगे ना, उतना ज्यादा डेवलप होगा। और जैसे इस मेथड से पढ़ोगे कि जस्ट एक होमवर्क के नाम पर 25 क्वेश्चन है, एक एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो हुआ टिक कर लिया, जो नहीं हुआ क्रॉस कर लिया, जो क्रॉस कर लिया वो सर से पूछ लेंगे, कॉपी भर लेंगे, बिलीव में कुछ नहीं सीखोगे, कुछ नहीं सीखोगे। क्योंकि अगर मैंने 25 क्वेश्चन का होमवर्क दिया है तो जो 26 क्वेश्चन दूंगा वो फिर अलग होगा। तो हमें वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है कि पूरा नोटबुक भर लिया, 25 क्वेश्चन लिख लिए। 25 क्वेश्चन लिखने के बाद ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी 26 क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको अटेम्प्ट करके सॉल्व कर लूंगा। नहीं तो फिर कॉपी भरोगे, फिर टीचर लिखेंगे, तुम भी लिखोगे, तो ऐसे करते करते तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तुम्हारा अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल डेवलप हुआ ही नहीं। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज, क्योंकि दिस पॉइंट ऑनवर्ड, मैं पिछली क्लास में भी बोला होऊंगा या पिछले के पिछले में, अब फिजिक्स से स्टार्ट हो गया है। इससे पहले वो मैथ वैथ कर रहे थे जिसका यूज है, अब फिजिक्स से स्टार्ट हो गया है। तो अब थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ो। सिंसियरली मतलब कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो कम से कम फाइट तो मारो क्वेश्चन के साथ। तुमको क्या, तुम तो बोल दोगे हाँ सर मैंने खूब फाइट मारा फिर भी नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हो। क्योंकि लिटमस टेस्ट है, अगर खुद फाइट मारा है तो अपने आप से पूछो क्या वो क्वेश्चन तुम्हें हॉन्ट कर रहा है, उसका एक एक चीज याद है कि मैंने फोर्स ऐसा लगाया, वैसा किया, फिर भी नहीं हुआ, कुछ और करके देखते हैं। ये सब कुछ अगर किसी चीज को अटेम्प्ट करोगे तो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में बैठा होगा, तभी उसको हम होल हार्टेडली अटेम्प्ट बोलेंगे।
नहीं तो ऐसे भरता जाएगा। ऐसे कुछ दिनों के बाद क्या होगा, मेरा गिव अप हो जाएगा, फिर मैं आपको अच्छे असाइनमेंट दूंगा ही नहीं, जानबूझ के वैसे वैसे दूंगा जिसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे, कुछ आंसर आएगा, तुम भी खुश मैं भी खुश। लेकिन खुश करना पर्पस नहीं है, तुम्हें सिखाना पर्पस है। ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, जो जो बोलोगे सब कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन साथ में ये ज्ञान देना ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं बीच का 15, 16 सब सॉल्व कर रहा हूँ, चलो, लेकिन ये आपने गलत किया है थोड़ा भी, मतलब 2 कौड़ी का दिमाग लगाना भी आपने जरूरी नहीं समझा, अगर आप ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो। सर हम इस वीक ट्राई करते हैं, अगर फिर भी डाउट रहा तो नेक्स्ट वीक सॉल्व कर दो। नहीं नहीं ठीक है, अभी कम से कम आज का लेक्चर में तो कर देते हैं, तुम्हें दिखे तो सही कि कैसे क्वेश्चन। ठीक है, आगे से अच्छे से करना, मैं मानता हूँ करना चाहिए, लेकिन आज तुम्हें दिखे तो सही कि मैं कोई भी एक भी नया चीज तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं आती है। देखिए इसमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है आप खुद देखिए। क्वेश्चन आइडेंटिफाई भी तो करना होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है किस चीज का। इसका एक्सेलरेशन a2 इधर है और इसका एक्सेलरेशन a1 इधर है, सब कुछ आइडेंटिकल है, तो ये 60 डिग्री होगा। हाँ सर। अब यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रही है, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करके इधर बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन a2 इधर है, देखो तुम्हें खुद अफसोस होगा मन ही मन कि मैं क्यों सर से पूछ लिया, ये तो इतना चिन्ह था, और इसका एक्सेलरेशन a1 इधर है। अब a1 और a2 आई मीन दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट along the line joining them सेम होना चाहिए। हाँ सर। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, हो गया। Yes. तो देखो a1 का cos 30 कंपोनेंट और a2 का cos 60 कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों कांटेक्ट में रहेगा। हाँ सर। इसको तुम जो मन में आए स्ट्रिंग कंस्टेंट बोल लो, वेज कंस्टेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो मैं इसको लिख दूंगा a2 cos 60 इज इक्वल टू a1 cos 30, लिख दूंगा। cos 60 1/2, cos 30 √3/2, so a2 is √3 a1। क्लियर है? हाँ सर। तुम पहले बताओ, ऐसा कुछ था जो आपको मालूम नहीं है पहले से? नहीं सर। मैं बीच में गुस्सा क्यों हुआ, मेरे साइड होके सोचो। किसी बच्चे ने कहा, मैं इग्नोर कर दिया कि सर इसमें क्या m2 के मास का कंपोनेंट कैसे लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बता दो। उसका तो क्वेश्चन ही नहीं है जो आप सोच रहे हो। हाँ सर, वो मैंने ही पूछा था, मतलब मैंने पहले एफबीडी बना के ट्राई किया था, लेकिन वो वेट का कंपोनेंट ही मिल नहीं रहा था। जरूरत ही नहीं है, ये तो कंस्टेंट का क्वेश्चन है। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। सर हाँ बोलो, 16th भी बताता हूँ, हाँ बोलो। सर मेरा आंसर बी आ रहा है और मैंने जो किया वो रॉन्ग क्यों है समझ नहीं आ रहा। क्या किया आपने? सर मेरा उसमें एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा? 60 60 60 डिग्री का इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। नहीं सर, वो जो 2m है वहां से एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है परपेंडिकुलर, तो वो मैंने 90 बना दिया। वेरी गुड। और वहां से जो a2 है वो जो जा रहा है उसका मैंने वो वाला ट्रायंगल ले लिया है। ये यही वाला ट्रायंगल लिया जो मैंने बनाया हाँ है। सर, हाँ सर, ये वाला। फिर बताओ सर इसका एक्चुअली थोड़ा उल्टा था पर चलेगा ये। क्या।
मैंने एक्चुअली इसका थोड़ा उल्टा लिया था, रिवर्स। मुझे क्या पता रिवर्स का मतलब क्या है? चलेगा सर, ये भी ट्रायंगल चलेगा। मैं सिर्फ ये वाला बोल रहा हूँ कि सर जैसे ये आपने A1 cos 30 लिखा था और वो A2 cos 60 डिग्री लिखा था, तो उसको हम लोग 2R भी तो लिख सकते थे, क्योंकि वो रेडियस है, उसमें बीच का जो मैंने दो 2r डिस्टेंस है और a एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को मैं डिस्टेंस क्यों लिखूंगा? एक मिनट सर, वो जैसे 2R हुआ, अब नीचे का जो है वो R हो जाएगा। हो जाएगा। तो सर पाइथागोरस से मैं उसको, वो जो परपेंडिकुलर आ रहा है उसका मैं निकालूंगा, जो √3R हो जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, हाँ तो अब सर उसमें A1 और A2 दोनों है, जो A1 नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है और एक A2 जो बेस बन रहा है। तो सर मैंने tan थीटा का यूज किया। तो सर जो tan थीटा किया मैंने, उसमें रिलेशन बनाया, ये √3R डिवाइडेड बाय R और A1/A2 हुआ। अब वो समझ नहीं आ रहा कि वो रॉन्ग क्यों हो रहा मतलब क्यों बनाया, क्या बनाया, मैं समझा ही नहीं। रेडियस वाला ट्रायंगल खींचा, ये बात मुझे समझ आ गई। है। हाँ सर। यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं, चलो और खींच। सर जो आपने 60 डिग्रीज लिया है ना, मैंने उसी को थीटा लेके कर दिया। हाँ, ये 30, ये 90 डिग्री होगा। तुम ट्रायंगल बनाओ कैसा भी, ये हाँ सर। 30 होगा, ये 60 होगा, ये तो होगा ही होगा। हाँ सर, हो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नहीं। होगा ही होगा। तुम्हारे हिसाब से tan 30 शुड बी A2/A1, यस सर। है ना? tan 30 शुड बी A2/A1, यस सर। तो A2/A1 शुड बी 1/√3, हाँ सर। A2/A1 शुड बी 1/√3। तो तुम्हें उल्टा आ रहा होगा, A1 इज √3 A2, ऐसा। हाँ सर। हाँ सर, उल्टा आ रहा था, तभी मेरा B आ रहा है, पता नहीं। पता नहीं क्यों नहीं, वो अप्रोच ही गलत है। गलत इसलिए है, ये किसने कहा कि A1 वेक्टर और A2 वेक्टर मिला के ट्रायंगल बनेगा? ये किसने कहा? सर वो एक्चुअली मैं ड्रॉ कर रहा था इसलिए शायद से। आप तो ड्रॉ किए, रेडियस डिस्टेंस ड्रॉ किए, हाँ सर। मैंने मान लिया। बट जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही एक्सेलरेशन का होगा, कैसे पता? हाँ सर, वो हो सकता है, हाँ। इसका कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं है ना। हाँ सर। हाँ। हाँ वो, हाँ सर, मेरा अप्रोच ही गलत था, मुझे समझ। वो गलत अप्रोच था। 16th भी पूछा किसी ने? सर कर लिया। कर लिया पक्का? सर वो आपने किया है पहले ही। नहीं 16th नहीं तो कौन, एक कोई बीच में एक और बोल रहा था कुछ। सर 17th है। 17th पूछ रहा था। चलो 17th देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तुम पूछो, मैं बता भी रहा हूँ, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ, तो मन ही मन सोचना कि मैं सही कह रहा हूँ नहीं। 90% बच्चे जो आप लोगों के एज ग्रुप के हैं, पहली बार फिजिक्स मतलब अभी देख रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को देख के डर के मारे छोड़ दिया होगा, अटेम्प्ट किया ही नहीं होगा। लगा होगा ये कैसा टेढ़ा मेरा डायग्राम है, क्या करूं। होता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो कितना चिंदी क्वेश्चन है ये। A wedge of mass small m, a block of mass 2m are in equilibrium as shown in figure, inclined surface ऐसा वैसा। तो ये जो स्मॉल m है इसको वेज बोला है, और ये जो 2m है इसको ब्लॉक बोला गया है ऐसा, है ना? यस यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आई मीन ए और बी को देखो। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज, यही है। मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूं, देखिएगा ध्यान से। किसका? ब्लॉक का। खाली फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की कहानी है, एकदम ईमानदारी से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ब्लॉक का देखिए, ब्लॉक का खुद का वेट 2 mg नीचे लगेगा, यस सर। अच्छा,
ब्लॉक इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, ये वाला ऐसे, यस सर। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक इस वेज के साथ कांटेक्ट में है, तो वेज इस पर फोर्स लगाएगा। ये फोर्स कौन होगा? तो फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। ये एंगल देखेंगे बाद में। ये हो गई ब्लॉक की कहानी, सर वो एंगल तो 90 होगा। देखेंगे बाद में, बट ये ब्लॉक पे 3 फोर्सेस होंगे, है ना? बोलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब वेज का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। वेज का खुद का वेट mg नीचे, होगा ऐसा। वेज ब्लॉक पर NBW इधर लगा रहा है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ब्लॉक वेज पर उतना ही NBW इधर लगा रहा होगा। लगा रहा होगा। यस सर। ब्लॉक ग्राउंड पर है, तो ग्राउंड अपना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रहा होगा। है ना? यस। यस सर। नॉर्मल रिएक्शन ऑन वेज ड्यू टू ग्राउंड बोल दो या सरफेस, जो बोलना है। इसके बाद वेज ये साइड वॉल के साथ कांटेक्ट में है, तो ये साइड वॉल इस पर फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको मैं लिख देता हूं फोर्स ड्यू टू वॉल। ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत नो। नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये एंगल 30 डिग्री होगा, सोच के बताइए। यस सर होगा ना 30 डिग्री। ये 30 होगा। अच्छा, ये 30, तो ये 60, तो ये 90, तो ये 30, मतलब ये 90 होगा, जो बच्चा अभी पहले बोल रहा था मुझे। यस सर। बोलिए। हाँ सर। होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए 2 mg का cos 30 कंपोनेंट √3 mg, sin 30 कंपोनेंट mg। कोई दिक्कत? सर हाँ सर वो जो √3 mg था, हाँ। अ, 2 mg cos 30, cos 30 √3/2, तो 2 गया √3 mg। हाँ सर एक्चुअली सर वो जो 2 mg cos 30 डिग्रीज था ना, वो डाउट था सर। क्या कॉम्प्लीमेंट, डाउट? जैसे सर जैसे हम लोग cos 30 डिग्रीज लेंगे तो वो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस आएगा डिवीजन में, तो हाइपोटेन्यूस ढूंढना है, तो सर वो बट कौन ये सब क्या क्या तुम अपने मन से दिमाग लगाते रहते हो? तुम्हें ट्रायंगल गलत समझ आ गया लगता है। किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाँ सर समझे। है ना? तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज √3 mg हो गया। हाँ या ना? यस सर। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस mg हो गया। हाँ सर।
तो इसका भी आंसर हो गया। आ गया, इधर देखो अब, ऊपर देखा ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री, इसको रिजॉल्व करो। तो इसको रिजॉल्व करोगे, NBW की वैल्यू अब ऊपर मुझे मिल चुकी है √3 mg, है ना। तो उसका ये कंपोनेंट sin30 दैट इज √3 mg/2, और ये वाला कंपोनेंट cos30 मतलब √3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 mg/2 होगा। बोलो। हाँ सर। इसके इक्विलिब्रियम से हम लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल is √3 mg/2 and force exerted on wedge by the ground is mg plus 3 mg/2, that is 5 mg/2. आया समझ में? So normal reaction between wedge and horizontal surface 5/2 mg, ये भी करेक्ट है। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड वर्टिकल सरफेस मतलब ग्राउंड हो गया, नहीं, वर्टिकल सरफेस मतलब वॉल हो गया ना, वॉल वर्टिकल होता है, तो √3/2 mg, ये भी करेक्ट है। तो इसका तो यही आंसर होगा, APBQCRDS, ऐसा कुछ है। यस सर, वही। एक बार समझ के इसको कॉपी करके लिख लो सब लोग, इस फ्री बॉडी डायग्राम को कॉपी करो और लिखो। यस सर। हो गया सबका? हाँ सर।
ठीक है, नेक्स्ट बोलो कौन सा था? अच्छा, ये तो मैं सब बता ही रहा हूँ। 18 19 देखो हुआ कि नहीं। एटीन। For what value of a small m the wedge will be in equilibrium? देखो, बहुत ही ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। फिजिक्स कम, ज्योमेट्री ज्यादा है। इंक्लाइंड प्लेन फिक्स्ड यस सर। है ना? मतलब ये जो ऊपर में देख रहे हो तुम लोग 4 kg वाला, ये फिक्स्ड है या ये भी स्लाइड कर रहा है? नहीं तो तो वो तो स्लाइड करेगा ना। स्लाइड कर रहा है। वेज वेज Slide करो। हाँ, इसी को इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है, तो देखो, मैं इस जिसको वेज कहते हैं वो 4 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखना ध्यान से। 4 kg वाले का खुद का वेट 40 न्यूटन नीचे। यस सर। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये 4 kg वाले पर फोर्स इधर लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। ठीक है, अच्छा। और ये जो स्मॉल m है, ये इस 4 kg वाले पर कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा, यस सर। है ना? तो इसको, इसका नाम ब्लॉक बोल देते हैं, इसका वेज बोल देते हैं। तो ब्लॉक और वेज के बीच का इंटरेक्शन कुछ होगा। यस सर। तो वेज ब्लॉक पर फोर्स इधर लगाएगा और न्यूटन थर्ड लॉ से ब्लॉक वेज पर फोर्स इधर लगाएगा। ठीक है, यस सर। ये वाला फोर्स इधर ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ये हो गया फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड वेज, ऐसा। ठीक है, अब एक बार इस 4 kg वाले का, 4 kg वाले का आप ये देख लो इक्विलिब्रियम। 4 kg वाले को इक्विलिब्रियम में रहना है ना? देख तो सही, 4 kg वाले को इक्विलिब्रियम में रहना है ना? Yes. हाँ सर। Yes. वेज विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो इस 4 kg वाले को इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब 4 kg वाला अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो क्या होगा? इसी डायरेक्शन में आगे पीछे जाएगा ना। Yes, sir. Yes. तो ये वाला डायरेक्शन देखोगे तो हॉरिजेंटल से 37 है। Yes, sir. अच्छा, तो देखो, तो ये एंगल 37 होगा। ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में। कैसा सर? ऐसे ऐसे 4 kg को मैं पॉइंट मास मान लिया। यस सर। 4 kg का वेट 40 न्यूटन इधर, यस। इंक्लाइंड प्लेन इस पर लगाया, n इधर,
Yes, sir. ये एंगल 37 डिग्री, Yes, sir. तो ये एंगल 53 डिग्री, तो ये एंगल 37 डिग्री। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. समझ गया. तो ये जो एन वाला लाइन है ये इससे 37 पर होगा। Yes. सोच के बताइए। पक्का? हाँ सर। Yes, sir. वो इसी तरह ये एफ बी डब्ल्यू के बारे में सोचो। इसके लिए ये डायरेक्शन हुआ, है ना? इसके लिए जो 37 था, 37 प्लस 30 67 हो गया। Yes, sir. तो वर्टिकल से ये वाला लाइन 67 डिग्री पर होगा। जैसे वर्टिकल से ये वाला लाइन 37 पर था, तो वैसे ही ये वर्टिकल से 67 पर होगा, मतलब ये एंगल 30 डिग्री होगा। अरे भाई स्मॉल एम के लिए देखोगे तो कैसे 4 के यस सर। लिए ये इंक्लाइन प्लेन है, तो स्मॉल एम के लिए ये वाला ब्लैक वाला ये इंक्लाइन प्लेन है ना? तो इसका नॉर्मल रिएक्शन, जैसे इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या था, वर्टिकल से 37 डिग्री पर था, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वर्टिकल से 37 प्लस 30 पर होगा, और ये वर्टिकल वाला लाइन है। हाँ सर। समझा कुछ? तो देखो, तो 40 का cos 37 कंपोनेंट इधर और 40 का sin 37 कंपोनेंट इधर होगा। sin 37 कितना होगा, sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। 5। तो 40 sin 37 कितना होगा, 24 न्यूटन। तो ये होगा 24 न्यूटन। वैसे ही 40 cos 37 कितना होगा, 32 न्यूटन। कितना, 32। 32 न्यूटन। साथ ही साथ एफ बी का cos 30 कंपोनेंट, तो √3/2 फोर्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक, और इधर हो जाएगा sin 30, दैट इज फोर्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक डिवाइडेड बाय 2। तो वेज के इक्विलिब्रियम से मुझे मिल गया फोर्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक इज नथिंग बट 24 न्यूटन, 24 into 2 48 न्यूटन। इस इक्विलिब्रियम से वेज और ब्लॉक के बीच का फोर्स 48 न्यूटन होगा, हाँ या ना? यस सर। पक्का? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है। अब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा किया, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, मैं मानता हूं। ये क्वेश्चन अच्छा था आप लोगों के लिए। ब्लॉक का आप देखो, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देखो। ब्लॉक का क्या है, एक तो इसका खुद का वेट है,
जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा, और दूसरा ब्लॉक इस वेज पर जितना फोर्स लगा रहा है, ये वेज इस ब्लॉक पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लगाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ब्लॉक वेज पर फोर्स लगाया इतना, दैट इज फोर्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ये ब्लॉक किधर मूव करेगा? वेज के ऊपर, मतलब mg और फोर्स बिटवीन वेज एंड ब्लॉक, इन दोनों के बीच का एंगल 30 + 37 होगा। Yes, sir. मतलब इस mg का cos 67 कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए। ब्लॉक नीचे स्लाइड कर सकता है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है ऐसा नहीं बोला है, लेकिन ब्लॉक किसके साथ कांटेक्ट में तो रहेगा, तो ये दोनों तो इक्वल रहेगा, मतलब ऐसा हो गया। और ये हम लोग 48 निकाल चुके हैं ऊपर, Yes, sir. देखो हो गया। सो 48 न्यूटन इज mg cos 67। अब cos 67 निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, तो 30 + 37 लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. cos a + cos b क्या होता है? cos A cos B minus sin A sin B। वेरी गुड। तो cos a cos b माइनस sin a sin b होगा। Yes, sir. तो ये 10 LCM हो गया 5 2 का, बोलना बेटा। हाँ सर। mg/10 is 4√3 minus 3 is 48। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो यहां से मास m की वैल्यू g और 10 को हटा दो। ऑप्शन में g नहीं है ना, देख लो एक बार, ऑप्शन में g नहीं है, No, sir. तो g और इसको हटा दोगे तो मास m मेरा हो जाएगा 48 अपॉन 4√3 माइनस 3। अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? ऑप्शन एक बार देख लूं पहले। ऑप्शन में तो सब सीधा, नन ऑफ दीज है आंसर। हाँ सर, none of these. आई बात समझ में? हाँ सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था सर। हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये पूछना आपका बनता है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसको मैं एकदम ट्रिपल स्टार क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉपी कर लीजिए। आंसर विल बी नन ऑफ दीज। सर हाँ, इसमें हम जो वो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, तो उसमें एक्सिस को अगर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ले तो फिर एंगल का वैल्यू फिर सिंगल ही मिल जाएगा ना, तो उसमें हम cos A plus B वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ, तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग लोगे, लेकिन mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, हाँ सर। तो तो बिना 67 के कैसे कर पाओगे? मुझे नहीं लगता है। सर फिर उसका एक कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, एक साइड 37 आएगा और एक साइड 30 आएगा। ये आएगा, हाँ।
ठीक है, इसको समझ के लिख लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। सर हाँ, सर वो ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में वो 67 डिग्रीज कैसा है वो समझा नहीं सर। ब्लॉक के ऊपर वेज का फ्री बॉडी डायग्राम में 30 डिग्री और 37 डिग्री समझ आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो बस वही कहानी है। ब्लॉक वेज पर जितना फोर्स लगाएगा, वेज ब्लॉक पर उतना ही फोर्स लगाएगा वापस हाँ सर। उल्टे डायरेक्शन में। हाँ तो सर। वो अगर 67 है तो ये भी 67 नहीं होगा। हाँ सर, समझा समझा। आगे बढ़े। यस सर, हो गया। पक्का। यस। नेक्स्ट 19th। कोई नहीं, आज प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, कम से कम आप लोगों को कॉन्फिडेंस तो है कि ये सब आसान है। ये डिफिकल्ट था, 18th वाज डिफिकल्ट फॉर यू, आई अग्रीड। 19th बताओ। सर 19th का शायद से 8 होगा, शायद से। क्या शायद से? हाँ सर। क्या बोल रहे हो? सर शायद से 8 होगा 19th का। क्या आंसर? हाँ सर। वो तो तुम लोग देखो क्या दिया हुआ है, मुझे नहीं पता। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है 19th। देखिए कैसे, डायग्राम दोबारा कॉपी करता हूँ क्योंकि इतना उसको दोबारा ड्रॉ करने में कोई मीनिंग नहीं है। चलो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, सब लोग देखो। ये एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T होगा। हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ पर ये रॉड है, ये पुली के साथ रॉड ही है ना, समझ रहे हो? यस सर, ये वो टूटी हो जाएगा शायद से। अब ये T यहाँ पर स्प्लिट हुआ मतलब नेट फोर्स तो 0 होगा पुली पर हमेशा। तो ये दोनों मिलाकर भी इसी T के बराबर होना चाहिए। तो ये T/2 और ये भी T/2, आया ना? ये यस सर। T/2 यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ यहाँ पर T/2, यहाँ पर T/2, यहाँ पर T/2, यहाँ पर T/2 और यहाँ पर T/2। तो ये T/2 स्मॉल mg के बराबर है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो यस सर। अब कैपिटल M पर देखो, ये T/2 और ये T/2 मिला के T, ये T/2 और ये T/2 मिला के फिर T। ठीक है, तो ये T और ये T और ये 2T। ठीक है,
तो 2t 3t 4t, ये 4t मिला के इस कैपिटल mg को बैलेंस कर रहा है। Yes, sir. So 4t is capital mg, होगा। Yes, sir. इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज 1/8, दिख रहा है। सो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज 8। समझ आया सबको? यस सर। Yes, sir. पक्का? कॉपी कर लीजिए। ट्वेंटी थ्री 24। हो गया सबका? सर सर वो आपने टी और टी लिखा था वो स्ट्रिंग्स के लिए, और अगर पुली कंस्ट्रेंट का वो जो फॉर्मूला है वो यूज करे तो टी प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 आएगा ना। फिर वही बात, पुली कंस्ट्रेंट में टेंशन के लिए वो फॉर्मूला है क्या? नहीं सर। तो क्यों करें, क्यों यूज करेंगे? कोई हाँ भी सर फॉर्मूला समझा। कहीं भी यूज कर लेंगे। ये तो इस रिजिड रॉड के साथ क्लैम्प्ड है, तो इसे समझो कि ये दोनों मिलके टूटी से इसको पुल कर रहा है। हाँ सर। आगे बढ़े। यस सर। 23rd, देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि ये भी देख के लगता है कि कितना डिफिकल्ट होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, एकदम चिंदी है। देखिए कैसे, मैं सिर्फ ये डायग्राम एक बार कॉपी कर लूं, तो इतना बड़ा डायग्राम रीड्रॉ करके सॉल्व करने का कोई मीनिंग नहीं। सर हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन को ना स्ट्रिंग्स को यूज करके आंसर लाना चाह रहा था, पर कुछ तो अटक रहा है शायद से। यही वाला कह रहे हो ना? हाँ सर यही बात। तो ये बता तो रहा हूँ। देखो एकदम ही इजी क्वेश्चन है, देख कैसे सब लोग देखेगा, सब लोग सिर्फ देखते चलो, खुद हंसोगे। अच्छा सर इतना आसान था। यहां से स्ट्रिंग चालू हुआ है ना, यहां पर टी, अब देखो यही स्ट्रिंग यहां से ऐसे 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 जा रहा है, तो यहाँ पर टी, यहाँ टी, यहाँ टी, जहां जहां है वहां वहां पुल करेगा। Yes, sir. ये सब टी है, ये सब वही टी है, ये सब वही टी कंटिन्यू हो रहा है हर जगह, है ना। दोनों एंड पर इक्वल अपोजिट वही टी कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है। ये सब रेड वाला टी है, समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यहाँ पर देखो ये टी और ये टी 2t हो गया, Yes, sir.
तो ये 2t होगा अब, है ना? तो ये Yes, sir. ब्लू वाला सब 2t दिख रहा है। समझ आ रही है बात? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ 2t, ब्लू वाला सब 2t, यहाँ फिर 2t और 2t मिला के 4t हो गया। Yes, sir. तो ये जो ब्लैक वाला सब है ये सब 4t दिख रहा है ना? ये ब्लैक वाला सब 4। अब इस पर देखो, तो ये 4 और 4 मिला के 8 हो गया। अब कोई दूसरा कलर चाहिए होगा मुझे, ये ले लेता हूँ। तो ये वाला 8t दिख रहा है अब। यस सर। ये वही 8 कंटिन्यूड है। अब इस 18 kg का, ये ब्लैक वाला ही है, इस 18 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखो ध्यान से, केवल इस 18 kg का देखना। 18 kg का खुद का वेट 180 न्यूटन नीचे, हाँ सर। सब ध्यान से बोलेगा। ब्लू वाला 8 है ना? यस सर। तो यहाँ 8, ये दोनों मिला के 16, है ना? ब्लैक वाला 4 है, तो ये 4, आई बात समझ में? हाँ सर। ये 4 और ये 4 मिला के फिर ये 8, यस सर। और ये ब्लू वाला क्या था 2, तो 2 और 2 ये 4, 4। तो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 8 40। तो ये हो गया 40t ऊपर, ठीक है? यस सर। अभी नीचे भी है देखो, नीचे ये वाला t 1, ये वाला t 2, ये वाला t 3 और ये वाला t 4, क्योंकि ये सब पुली से ही कनेक्टेड है ना, ये तो इस ब्लॉक के साथ ही कनेक्टेड है ना, तो इस पुली, है ना? तो t 1, t 2, t 3 और t 4, ये चारों इस पर ऊपर खींच रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यस सर। तो 40 नीचे, ठीक है? तो यहां से क्या मिला, 36t इज 180 मिला। हाँ सर। तो t कितना हो गया, 5। 5 हो गया। टेंशन हो गया 5 न्यूटन। अब देखो, अब यहाँ पे आओ, क्या निकालना था, मैं देखा भी नहीं। सर वो ए का मास। ए का मास, चलो अब ए पर आओ, देखना ध्यान से। लाल वाला एक टी इधर, है ना? लाल वाला एक टी इधर, और इसका खुद का वेट mg इधर। तो यहां पर मैं लिखूंगा 2t इज mg, यस सर। मतलब 10 न्यूटन इज mg, मतलब मास इज 1 kg, यस सर। है आंसर? हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सब भी सीखने का ही पार्ट है, घबराओ मत। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन हुआ।
समझ के लिख लीजिए इसको। सर हाँ, सर तो जो उसमें थीटा दिया हुआ है उसका कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। ओके सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट 24th, greater the rate of change in momentum vector, greater the force applied. ट्रू है ना? ये करेक्ट है। यस सर। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये भी करेक्ट है। So statement 1 is correct, statement 2 is correct, and statement 2 is explanation of statement A. आया समझ में? तो यस इसका आंसर क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, एंड बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 ऑल्सो, है ना? और एक्चुअली उसमें बताया नहीं था कि स्टेटमेंट 1 और 2 का करना क्या है। हाँ, वो क्या है कि आई मीन ऐसा है, इसके ऑप्शंस स्टैंडर्ड होते हैं, तो किसी भी बुक में खोल के देखोगे इसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन ये रहता है, इफ स्टेटमेंट ए इज करेक्ट मार्क ए, इफ स्टेटमेंट बी इज करेक्ट मार्क बी, इफ बोथ आर करेक्ट एंड बी सेकेंड इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, देन मार्क सी। इस तरह के ऑप्शन रहते हैं, वो एक स्टैंडर्ड है, तो वो नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये मतलब अंडरस्टूड रहता है जो लोग जेई का प्रिपरेशन करते हैं। तो एक बार देख लेना किसी भी एसर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ठीक है? अभी समझने के लिए यही समझो, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आल्सो, स्टेटमेंट, ओके सर, समझ गए। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट कौन सा था? 26, 28, 29। ये असाइनमेंट देने का मतलब है कि एक बार करके आओ, नहीं सॉल्व हो चलेगा, बट पूरी मेहनत करके आओ, तब क्या है कि मैं करूंगा, तुम देखोगे तो मजा आएगा। 26, यही वाला पूछ रहे थे। यस सर। सर मैंने इसका निकाला तो पर मुझे बी आंसर आ रहा था। देखते हैं, फोर्स दिया हुआ है ना? तो फोर्स अगर इतना है, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास, ऐसा होगा। बोलिए। यस सर। यस सर। कैलकुलस पढ़ चुके हो? हाँ सर। एक्सीलरेशन को मैं dv बाई dt लिख सकता हूं, हाँ सर। तो dv बाई dt इज f नॉट अपॉन m इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2t। यस सर। तो dv मेरा हो जाएगा f नॉट अपॉन m कॉस ऑफ
पाई बाय 2t dt, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। यस सर। t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी वॉज 0, t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी इज v। ठीक है, हाँ सर। तो यहां से मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन m। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। साइन। तो cos पाई बाई 2t का इंटीग्रेशन होगा साइन पाई बाई 2t डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। यस सर। इतना तो पढ़ चुके होगे। यस सर। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, तो मुझे v फंक्शन मिल गया 2f नॉट अपॉन पाई m साइन ऑफ पाई बाई 2t। सर इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा ना? तो v का एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि एक बार t इज इक्वल टू 0 पर 0 है और उसके बाद t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर 0 है, क्योंकि साइन पाई 0 हो जाएगा। यस सर। मतलब मुझे 0 से 2 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना? तो इस फिर v को मैं लिख दूंगा ds बाई डी टी। सर वो समझा नहीं, वो 0 से 2 सेकंड वाला। क्वेश्चन पढ़ो, इसीलिए कहता हूँ कि अटेम्प्ट सही नहीं किया। क्वेश्चन पढ़ो तो पहले क्या है। पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ सर। क्या है क्वेश्चन में? Sir, the distance traveled by the particle when it stops first. स्टॉप्स फर्स्ट मतलब रुकेगा। हाँ सर। रुकेगा मतलब वेलोसिटी 0 होगा। हाँ सर। तो वेलोसिटी 0 कब होगा? जब साइन वाला टर्म 0 होगा। हाँ 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 साइन समझ। वाला टर्म पहली बार 0 होगा t इक्वल टू 0 सेकेंड पर जब मोशन स्टार्ट किया, और दूसरी बार 0 होगा साइन पाई पर, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक। हाँ सर। तो यहां से s मिल गया। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस। माइनस कॉस, तो माइनस कॉस पाई बाई 2t डिवाइडेड बाय पाई बाई 2। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 होगा। यस सर। तो ये हो गया 4f नॉट m पाई स्क्वायर। ठीक है, t 0 पुट करोगे तो cos 0 1 हाँ सर। और cos पाई भी, cos पाई माइनस 1। cos पाई माइनस 1 होगा ऐसा? नहीं समझा? पहले t2 पुट करो तो 1 हो गया। हाँ सर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस cos 0 फिर 1 हो गया। तो 8f नॉट अपॉन पाई स्क्वायर m। ये क्वेश्चन एक्चुअल में काइनेमेटिक्स का था। इसमें फोर्स तो सिर्फ मतलब फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन होता है, सिर्फ ये जानना था। हाँ सर, मैंने वो पूरा लिया पर वो मेरा रेंज ही मैंने गलत लिया था, इसलिए मेरा 4
एफ नॉट आंसर बाय एफ सी है, देखो तो हाँ सर, आंसर सी दिया है। हाँ सर सी है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड, अच्छा लगा। आप लोग अगर सही में अटेम्प्ट करके आए हो और पूछ रहे हो तो गुड। मेरे होमवर्क देने का ये मतलब नहीं है कि 100% आप सॉल्व करोगे, कभी नहीं कर पाओगे। पर्पस है 100% दिल से अटेम्प्ट करना, ताकि जब मैं सॉल्व करूं तो कुछ सीखो। ठीक है, तब जाके बुकलेट वगैरह सॉल्व करोगे तो वो इजी गोइंग लगेगा। हाँ बोलो। सर जो सेकंड लास्ट स्टेप जो आपने किया उसमें तो माइनस कॉस है ना, तो वो जो आपने पहला वन लिखा उसमें माइनस क्यों? अरे मारूंगा भाई, T2 पुट करो तो माइनस कॉस पाई, हाँ सर। कॉस पाई -1 होता है, हाँ सर। तो -1 पहले से है, मल्टीप्लाइड बाई -1 तो +1 हो जाएगा। हाँ 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 सर, समझा। लिख के करोगे तो समझ आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर किए हो घर में तो बहुत अच्छी बात है। सही हुआ गलत हुआ नहीं हुआ दैट्स इमैटेरियल। बट हाँ, नेक्स्ट असाइनमेंट ऑनवर्ड मैं कोशिश करता हूँ अब ये वाला नहीं, इजी वाला दूंगा। अगर ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा कि नहीं डिमोटिवेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, इजी वाले भी बहुत असाइनमेंट हैं। नो सर। बट मैं जो जो सब असाइनमेंट दे रहा हूँ ये सब करने के बाद आपको बुकलेट सॉल्व करोगे तो रिलेटिवली बहुत इजी लगेगा, अगर कर पा रहे हो तो। नहीं, अगर ऑल टुगेदर लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है तो इजी असाइनमेंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर ग्रेड के असाइनमेंट मैंने बना रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ू? लिख लिया सबने? एक मिनट सर। हाँ सर हो गया। हो गया? इसीलिए मैंने जो एससीवी का होमवर्क दिया था वो पहले करना था। वो पहले करोगे तो एकदम उसमें तो 100% खुद से सॉल्व हो जाएगा। ये 26 था, इसके बाद कौन सा था? 28 29। ठीक है, ट्वेंटी एट रहने दो, मोस्टली काइनेमेटिक्स का है, वो कर लेना उसके बाद। इजी है वैसे, कुछ खास है नहीं उसका, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कुछ लेना देना है नहीं। 29 बता देता हूँ। सर इसमें सिर्फ बी का फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बना के दिखा सकते हैं? हाँ, सब बताता हूँ, घबराओ मत, पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। सर पूरा चाहिए नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कंफ्यूजन था। फिर भी बताता हूँ, फिर भी बताता हूँ। ठीक ठीक ओके। A ball is held at rest at position A, तो पोजीशन ए पर फ्री बॉडी डायग्राम देखो।
पोजीशन ए पर ये mg नीचे लगेगा, इस स्ट्रिंग का टेंशन T1 इधर लगेगा और इस स्ट्रिंग का टेंशन T2 इधर लगेगा। ऐसा होगा। ये एंगल बीटा है शायद दिया हुआ है ना, यस सर। तो ये एंगल हो गया बीटा। तो यहां से मुझे मिला T1 cos बीटा इज mg, मिला। कैसे? तो T1 को मैंने रिजॉल्व कर दिया। T1 का ये वाला कंपोनेंट T1 cos बीटा इसके वेट को बैलेंस करेगा और ये वाला कंपोनेंट Ta1 sin बीटा T2 को के बराबर होगा। हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, द हॉरिजेंटल स्ट्रिंग इज कट। अब T2 0 हो गया, इसको कट कर दिया तो ये स्विंग करके इधर जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। तो स्विंग करके ये फिर यहां पहुंचा पॉइंट बी पर। अब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस स्ट्रिंग में अब टेंशन हो गया यहाँ पर लेट्स से T1 डैश और इसका खुद का वेट हो गया mg नीचे। ये यहाँ पर रुका हुआ तो नहीं रहेगा ना, ये तो नो पेंडुलम सर। के जैसा यहाँ पर ऐसे आएगा, लेकिन स्ट्रिंग तो नहीं टूट रहा है या नहीं स्ट्रेच हो रहा है ना? यस सर। मतलब ये T1 डैश mg के cos बीटा के बराबर होगा। यस सर। और mg का ये जो साइन बीटा वाला कंपोनेंट होगा ये इसको इधर लाएगा। तो इससे मुझे नहीं मतलब है, पूछा नहीं है मुझे। T1 डैश इज इक्वल टू mg cos बीटा होगा। यस सर। तो T1 डैश इज इक्वल टू mg cos बीटा। तो ये हो गया ए या इक्वेशन 1, जो भी नाम देना है दे दो, इक्वेशन 1। और ये हो गया इक्वेशन 2। हमसे शायद इन दोनों का रेशियो पूछा है। हाँ सर, T1 डैश इज टू T1 का। रेशियो ऑफ टेंशन ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रिंग इन पोजीशन बी टू दैट ऑफ द ए मीन्स मुझे T1 डैश अपॉन T1 चाहिए। तो ये हो जाएगा mg cos बीटा अपॉन T1 क्या होगा, mg अपॉन cos बीटा होगा इक्वेशन 1 से। हाँ सर। तो आंसर विल बी cos स्क्वायर बीटा है आंसर। हाँ सर, यही आंसर। बस सर हमने mg cos बीटा इज इक्वल टू T1 किया, हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि T1 का हम वर्टिकल कंपोनेंट लेके mg के बराबर कर देते हैं? नहीं, अगर T1 के वर्टिकल कंपोनेंट को आप mg के बराबर कर रहे हैं इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि वहां पर ये ब्लॉक रुका हुआ है। पॉइंट बी पर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है ना, वो तो वहां से स्विंग करके वापस आएगा। हाँ, ए पर इक्विलिब्रियम में है क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग लगा हुआ है। समझ आया? हाँ सर। पॉइंट बी इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ सर, समझा। पर सर ऐसा जो प्रॉब्लम है ना, वो और भी बहुत समय मुझे आ रहा था कि किसका कंपोनेंट किसके अलॉन्ग लेना है। तो जिसमें 3 वेक्टर थे उसमें लामीज थ्योरम लगा के मैंने कर दिया, लेकिन जिसमें ऐसा 4 वेक्टर्स थे उसमें यही प्रॉब्लम हो रही थी कि किसका कंपोनेंट किसके अलॉन्ग लेना है, क्योंकि एक का कंपोनेंट दूसरे का हमेशा अगर इक्विलिब्रियम में है
तब तो एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लो सेट, उसमें सारे कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दो। और परपेंडिकुलर लेकिन मतलब ऐसा अपना रेगुलर का परपेंडिकुलर होता है, लेकिन फिर अगर स्लोप पे है तो स्लोप पे भी स्लोप के परपेंडिकुलर लेना है या फिर अपना वाला परपेंडिकुलर? दोनों अगर सही से करने आता है तो दोनों में से कोई भी लो आंसर आएगा। नहीं सर, नहीं, कैसा होता है कि एक का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग अगर ए कॉस बीटा है, मतलब नहीं मेरी बात सुनो, तो बीटा है तो 2 मिनट। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो थ्योरेटिकली एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैन बी टेकन एज एक्स वाई एक्सिस। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर श्योर। हाँ सर वो समझ गई, लेकिन अगर अगर हो रहा है इसका मतलब कंपोनेंट लेने में दिक्कत है। हाँ दूसरा, सर कंपोनेंट लेने में ही प्रॉब्लम आती है। हाँ तो वो इस मतलब करने से होगा, और क्या बताऊं। और बोलो एक बार आपने बोलो बोलो, तुम ही बोलो। एक बार आपने एक सम कराया था जिसमें तो कुछ तो ऐसा था कि एक पुली था, फिर वो पुली एक ब्लॉक को खींच रहा था, ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिया था और फिर वो ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन निकालना था, ऐसे स्लोप पे था। तो मैं पहले कंपोनेंट लेके किया तो कंपोनेंट लेने में गड़बड़ आ रहा था, बट फिर रेगुलर अपना हाइपोटेनियस वाला लगा के किया तो वो सही आ रहा था। बट फिर कंपोनेंट लेने वाले में गड़बड़ इसलिए आ रहा था क्योंकि एक का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग ले लिया था और उसके अलोंग नहीं लेना चाहिए था। तो वही घर पे बैठ के कर रही थी तो मुझे समझा नहीं कि इसके अलावा क्यों नहीं लेना चाहिए था। अब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता तुम्हारा कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन आइडियली किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग लेंगे अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो चलेगा। नंबर 2, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे इस केस में ये पॉइंट बी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है, मोशन में है। हाँ सर। पॉइंट ए पर देखो, यहीं से सीखो। पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, तो मैंने नॉर्मल एक्स वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिया। हाँ हाँ पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा, इस स्ट्रिंग के टेंजेंट के लॉन्ग। हाँ सर। सर्कुलर मोशन जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर देखेंगे तो ये वाला लाइन है, तो ये हाँ सर। एक्सिस और दूसरा उसका परपेंडिकुलर, इन दोनों एक्सिस के अबाउट लेंगे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें मोशन में, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसमें ओके मोशन में है तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के अलोंग नेट फोर्स 0 होगा। ओके। पॉइंट ए पर नेट फोर्स इज ऑलवेज 0, बट हाँ पॉइंट बी पर नेट फोर्स ओनली अलोंग द स्ट्रिंग इज 0, है ना। हाँ पॉइंट सर। बी हाँ पर नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग इज 0, तो हम हमेशा अलोंग स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग कंपोनेंट लेंगे। हाँ सर। ओके। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, तो आज कुछ नया नहीं पढ़ाया मैं, लेकिन आज और असाइनमेंट दूंगा स्ट्रिंग पुलिस सिस्टम का। उससे पहले एक क्वेश्चन करो। थ्योरी तो वही है, F इज इक्वल टू एम ए, बट उसको अप्लाई करने में दिक्कत होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, छोटा सा है। ये है पुली एक, इस पुली को मैं यहाँ फिक्स कर दिया। ये स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक और पुली बना देता हूँ।
बिलीव मी, सब लोग कर लोगे, घबराना मत। ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना लिख दो, और यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसका भी मास कुछ लिख देता हूं। कितना लिख दूं बोलो? इसका 2 kg है और इसका 3 kg है, ठीक है। इसका नाम ए, इसका नाम बी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। होगा? बोलो, समझ आया सबको? हाँ सर। कोशिश कीजिए इसको जल्दी, 5 मिनट का क्वेश्चन है ये।
आया आंसर कुछ? आया आंसर कुछ? मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। देखो, कॉमन सेंस, ए बी में कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है? अपने मन से अगर ये 3 kg वाला मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो 2 kg वाला 2a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। यस सर। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। बस ये समझ आ रही है तो इजी क्वेश्चन है, फिर कुछ नहीं बचा। ये है टेंशन टी, ये है टेंशन टी, ये है टेंशन टी, इसका खुद का वेट 30 न्यूटन, इसका खुद का वेट 20 न्यूटन होगा। Yes, sir. Oh. अब अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें बी का तो क्या लिखेंगे? 2t माइनस 30 इज इक्वल टू 3a होगा। यस सर। और इसका लिखेंगे 20 minus t equals to 4a. 20 माइनस t इज इक्वल टू 2 इंटू 2a। यस सर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो a मिल जाएगा। बोलिए। Yes, sir. मिल जाएगा। तो 2t माइनस 30 इज 3a, इधर हो जाएगा 40 माइनस 2t इज 8a। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ऐड करें तो कैन कट जाए। साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 10 is equal to 11a, so a is 10 upon 11 meter per second square आंसर। ठीक है, तो 3 kg वाले का एक्सेलरेशन होगा 10 अपॉन 11 अपवर्ड और 2 kg वाले का होगा 20 अपॉन 11 डाउनवर्ड। समझे? Yes, sir. पक्का? सर हाँ। सर वो ए और 2a हुआ कैसे? बाप रे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, सिंपल सा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है। बी अगर x मीटर ऊपर जाएगा तो दोनों साइड से x 2x स्ट्रिंग रिलीज होगा तो a 2x नीचे आएगा। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सिखाया था। यस। आया समझ में या फिर से बोलूं? सर फिर से बोलिए। आ गया? सर फिर से बोलिए। फिर से बोलूं, जो मूवेबल पुली है, मान लो वो 1 मीटर ऊपर गया तो वो 1 मीटर ऊपर जाएगा तो उसके राइट से 1 मीटर और लेफ्ट से 1 मीटर 2 मीटर धागा रिलीज होगा। हाँ सर। तो ए 2 मीटर नीचे जाएगा। हाँ सर। तो वही कहानी है। तो इसकी वेलोसिटी v ऊपर तो उसकी 2v नीचे, इसका एक्सेलरेशन a ऊपर तो उसका 2a नीचे।
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कॉपी करके जिसका जिसका हो जाए निकलते जाइए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. सर HC वर्मा के डाउट। मैं लिख दूंगा होमवर्क में और दे दूंगा उसमें। अच्छा सर।